नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं मिस्टर सर का ये यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग के लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं जिसका टॉपिक होगा कंजक्शन एंड इट्स यूजेस, जिसमें हम बहुत ही बेसिक से हाई लेवल तक सारे कंजक्शंस के यूजेस देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्त जो एनडीए के एस्पिरेंट है और एनडीए की तैयारी में इंटरेस्ट रखते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कंजक्शन होते क्या है इसको हम बड़े ध्यान से देख लेते हैं। मैं यहां से इंक ऑन कर लेता हूं। रेड नहीं चाहिए, ब्लैक चाहिए। तो कंजक्शन होता क्या है, देखिए सिंपली जैसे आप यहां पे देखें जंक्शन लिखा हुआ है, जंक्शन। और जंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप रेलवे जंक्शन जो होता है उसके बारे में बात करें तो देखिए हमारा एक जो रेलवे ट्रैक होता है उसमें हमेशा दो तरफ रास्ता जाता है, एक लेफ्ट एक आप राइट कह लीजिए और दूसरा लेफ्ट कह लीजिए। लेकिन इसमें अगर हम तीसरा रास्ता जोड़ देते हैं तो इसी को हम जंक्शन कहते हैं, इसी को जंक्शन कहा जाता है। और कंजक्शन में भी हूबहू सेम होता है। जैसे एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस का एक फ्लो होता है। तो एक सेंटेंस हो गया, मतलब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हो गए या फिर दो इंडिपेंडेंट वर्ड हो गए, और उसको जोड़ने का एक काम जो करेगा वैसे वर्ड, जैसे आप इसको सीधे डिफिनेशन से ही शुरू करता हूं कि ऑल द वर्ड्स which does the work of all the words which do the work of joining two words or sentences or you can say phrases को जोड़े, words को जोड़े या फिर sentences को जोड़ने का काम करे, उन सभी शब्दों को हम क्या कहेंगे, कंजक्शन कहेंगे। जैसे दो जो बहुत कॉमन कंजक्शन हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, एक है एंड और दूसरा है और। एंड का मतलब होता है और हिंदी में होता है, और इसका मतलब होता है या। ये दोनों हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक आप कह सकते हैं, हम जनरल लाइफ में इनका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो देखिए कंजक्शन बेसिकली होता क्या है कि दो वर्ड्स, फ्रेजेस या सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज ध्यान में रखनी होगी, ये कि इसके जो ज्वाइन करता है, तो इस ज्वाइन करने के कारण कोई भी एक दूसरे पर कभी भी डिपेंड नहीं होता है, या फिर दोनों में कभी भी हम किसी प्रकार का रिलेशन नहीं बता रहे होते हैं। अगर रिलेशन बताते हैं, जैसे द पेन इज केप्ट ऑन द टेबल, तो जैसे ही हम ऑन का यूज करेंगे, हमने पेन और टेबल के बीच में एक रिलेशन बताया। तो यहाँ पे कंजक्शन में इस तरह का कोई भी रिलेशन नहीं बताया जाता है, मेयरली बस सिंपल ज्वाइन करने का जो काम करता है, उन सभी वर्ड्स को हम कंजक्शन कहते हैं। दो मोस्ट कॉमन है, एंड और। चलिए अब कुछ ऐसे ही कंजक्शन का यूजेस देख लेते हैं जिन्हें हम अपने डेली लाइफ में तो यूज नहीं करते हैं, बट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा वो इंपॉर्टेंस रखते हैं। स्कार्सली एंड हार्डली, देखिए इन दोनों का मतलब होता है बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से भी आप कह सकते हैं, या फिर मतलब अभी एकदम थोड़ा सा, एकदम कम, एकदम थोड़ा सा, ऐसे इसका मतलब निकाला जा सकता है। इसको मैं सेंटेंस में यूज करके आपको दिखाऊं कि scarcely had I moved out when the rain started। इसका मतलब जो निकलेगा वो ये होगा कि scarcely had I moved out, मतलब मैं अभी बस बाहर ही गया था कि तुरंत क्या हो गई, बारिश शुरू हो गई। तो स्कार्सली और हार्डली दोनों का मतलब होता है बहुत मुश्किल से, मानिए एक काम आपने शुरू किया और उसमें ज्यादा समय लगा नहीं, तुरंत दूसरा काम क्या हो गया, अपने आप शुरू हो गया। तो स्कार्सली और हार्डली इनका यूज उस जगह पर होता है। और देखिए ये सब आपका क्या होता है, ये एक इवेंट शो करते हैं। तो जब इवेंट शो करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन बनता है व्हेन, कब। तो इनके साथ हमेशा क्या होता है, स्कार्सली एंड हार्डली, इनके साथ हमेशा हम लोग व्हेन का यूज करते हैं। एक आधा और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे हार्डली हैड ही स्टडीड एनीथिंग
हार्डली हैड ही स्टडीड एनीथिंग when his friends came home। यानी जब उसके दोस्त घर आए तब उसने मुश्किल से थोड़ी सी ही पढ़ाई की थी, बहुत कम पढ़ाई की थी, और तुरंत उसके दोस्त आ गए तो वो क्या करने, खेलने चला गया। तो यहां पर भी हमने क्या किया, हार्डली का यूज किया। तो स्कार्सली एंड हार्डली इनका यूज बहुत मुश्किल से, यानी अपने जस्ट कोई काम शुरू किया और जितना करना चाहिए उससे कम हुआ है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो दोनों के दोनों वर्ड है हमारे, क्या कैसे वर्ड है, ये दोनों वर्ड है ये निगेटिव वर्ड्स हैं। और निगेटिव वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका ये है कि आप यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए। सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या होता है, जनरली हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर हमारा वर्ब आता है। यहाँ पर क्या है, पहले हमने निगेटिव वर्ड्स को यूज किया है, स्कार्सली एंड हार्डली, और उसके बाद जैसे ही आप निगेटिव वर्ड से सेंटेंस को शुरू करते हैं तो उनका जो सीक्वेंस होता है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का, वो सीक्वेंस रिवर्स हो जाता है। तो पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आया। उसी तरह यहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आया। तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान में बैठा के रखनी होगी। निगेटिव वर्ड से हम जब भी शुरू करेंगे सेंटेंस को तो हमारा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का सीक्वेंस बदल जाता है। तो स्कार्सली हैड आई मूव्ड आउट, बहुत मुश्किल से मैं अभी बस बाहर ही गया था, तुरंत बारिश शुरू हो गई। वो अभी मुश्किल से, उसने अभी मुश्किल से कुछ ही पढ़ाई की थी, थोड़ा सी ही पढ़ाई की थी, जब उसके दोस्त आ गए एंड देन ही मूव्ड आउट टू प्ले। तो इस तरह से करके आप इन दोनों का कर सकते हैं। एक और एग्जांपल, हार्डली हैड आई टर्न्ड माई हेड when the invigilator scolded me। जैसे कभी कभी कुछ एग्जाम में आप देखेंगे कुछ जो इन्विजिलेटर होते हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट बनने की एक्टिंग करते हैं कि मतलब आप जरा सा अपने पेपर से इधर उधर थोड़ा सा भी देखेंगे वो तुरंत आपके तरफ आवाज उठा देंगे। तो उसी सेंटेंस को मैंने यहाँ पे डिपिक्ट करने की कोशिश की है कि मैंने अपने सर बस हल्का सा ही घुमाया होगा, बहुत मुश्किल से थोड़ा सा ही इतना घुमाया। जैसे अब ऐसे तो ऐसे घुमाए या फिर ऐसे घुमाए तो दिक्कत है। अब मैं ऐसे, मान लीजिए मैं ऐसे एग्जाम लिख रहा हूँ और हल्का सा ऐसे घुमाया और इन्विजिलेटर वहां से चिल्ला दे कि अपनी मुंडी मत हिला। तो हार्डली हैड आई टर्न्ड माई हेड व्हेन द इन्विजिलेटर स्कॉल्डेड मी। तो इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा। हार्डली और स्कार्सली का जब भी यूज करेंगे निगेटिव वर्ड है, सेंटेंस में सब्जेक्ट और इसका हेल्पिंग वर्ब का सीक्वेंस चेंज होगा, और इनको यूज करने के बाद इनके साथ हमेशा हम जो कोरिलेटिव यूज करते हैं वो है व्हेन। सब जगह हमें व्हेन का यूज करना होता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एक कंडीशन या फिर एक सिचुएशन दिखाते हैं जो कि दूसरे के कारण घटित हुई है या फिर दूसरे के साथ साथ घटित हो रही है। तो ये हमारा स्कार्सली एंड हार्डली है। नेक्स्ट है हमारा नो सूनर। देखिए एक तो वर्ड आपने जो देखा होगा वो है सून, और सून का मतलब होता है जल्दी, जल्द होता है। जैसे आपने फिल्म के ट्रेलर्स में देखा होगा कमिंग सून लिखा होता है, मतलब जल्द आ रहे हैं। तो ये जो सून है तो सून का मतलब जल्द होता है, लेकिन यहाँ पे सूनर तो ईआर हमने जोड़ दिया तो आपको ऐसे ही पता चल गया कि ये किस में है, कंपैरेटिव डिग्री में है, कंपैरेटिव डिग्री में है। और जैसे ही ये कंपैरेटिव डिग्री में आ गया इसके साथ हम यूज करते हैं देन का यूज करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में हम किसका यूज करते हैं, देन का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, नो सूनर डिड ही अराइव, no sooner did he arrive than he had to leave again। यानी देखिए नो सूनर मतलब जैसे ही आप कह सकते हैं, जैसे ही, बट यहाँ पे नो सूनर है तो ये एक तरह से ये भी एक निगेटिव वर्ड है, और निगेटिव है तो फिर से हमारा वही होगा, सेंटेंस का जो सीक्वेंस होगा वो थोड़ा सा बदल जाएगा। तो नो सूनर डिड ही अराइव देन ही हैड टू लीव अगेन, यानी जैसे ही वो यहाँ पहुंचा उसे तुरंत क्या करना पड़ा, निकलना पड़ा। तो इस तरह से आप नो सूनर का, सूनर है, ईआर है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसके साथ हमको किसका यूज करना चाहिए, देन का यूज करना चाहिए। तो इस तरह से हमारा नो सूनर से सेंटेंस बनेगा। अब देखिए इधर और, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये है आपका चौथा। इधर और का क्या मतलब होता है, इधर और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, दोनों में से एक, यानी अभी आप दो लोगों की बात कर रहे हैं, दोनों में से किसी एक को आपने चूज कर लिया, इसका मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं,
दोनों में से कोई नहीं। बोथ का मतलब तो दोनों होता है, और नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब आप कह सकते हैं कि यही नहीं अभी और देखिए, ये जो मीम है आपका यही नहीं अभी और देखिए, तो आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो है। तो सबसे पहले हम इधर और का यूज देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा है इधर और, यानी दोनों में से कोई एक। इसको हम अपने सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं? तो इधर राम और श्याम, इधर राम और श्याम हैज टू गो टू पटना। चलिए एक सिंपल सा सेंटेंस, इधर राम और श्याम हैज टू गो टू पटना। तो अब देखिए यहां पे ये जो सेंटेंस का मीनिंग है वो राम या श्याम दोनों में से अगर कोई एक आदमी पटना चला जाता है तो हमारा जो वर्ब है, हमारा जो काम है वो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पे हमने इधर और का ऐसे यूज किया है। ठीक है, अगर वही हम करते नीदर नॉर का, तो नीदर राम नॉर श्याम हैज टू गो टू पटना, यानी ना ही राम और ना ही श्याम को पटना जाना है, दोनों में से किसी को भी पटना नहीं जाना है। तीसरे का अगर हम यूज करके बनाए तो बोथ राम एंड श्याम हैव्स टू होगा कि हैव टू होगा। बोथ राम एंड श्याम हैव टू गो टू पटना, यानी राम और श्याम दोनों को पटना जाना है। देखिए यहां पे आपका इधर और नीदर नॉर, इसमें इधर और में हम चॉइस बना रहे हैं कि दोनों में से कोई एक हो जाएगा। नीदर नॉर का मतलब दोनों में से कोई नहीं, बोथ का मतलब होता है दोनों। तो बोथ राम एंड श्याम हैव टू गो टू पटना, यानी किसी एक के पटना जाने से काम नहीं चलेगा, दोनों को पटना जाना ही पड़ेगा। तो चौथे से आपका लेकिन नॉट ओनली राम but also Shyam has to go to Patna, यानी सिर्फ राम को ही नहीं श्याम को भी पटना जाना है। समझे कि नहीं बात? सिर्फ राम को ही नहीं श्याम को भी पटना जाना है। तो इस तरह से करके हमने चार अलग अलग कंजक्शन से सेम सेंटेंसेस के अलग अलग फॉर्म देख लिए। इधर और मतलब दोनों में से एक, नीदर नॉर दोनों में से कोई नहीं, बोथ दोनों, और नॉट ओनली बट ऑल्सो यही नहीं अभी और, यानी और भी। इसके साथ मैं एक और चीज करना चाहूंगा कि जैसे मैंने ये तो हमने इसके बेसिक यूजेस देखे। अब देखिए जो आपके सवाल पूछे जाते हैं या फिर जो सवाल बनते हैं वो इनसे कैसे बनते हैं। अगर मैं आपको सेंटेंस यहां पर फॉर एग्जांपल एक दूं, इधर राम हैज डन दिस और श्याम, क्या ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा? एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए आपका जनरली जितने भी वर्ड्स आपके लिखे गए हैं, इधर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगर प्रीवियस करके प्रीवियस नहीं हो रहा है वरना मैं आपको दिखाता, उसमें हो क्या रहा था कि हम देख रहे थे कि सेंटेंसेस के दो डिफरेंट पार्ट्स हो रहे थे। एक इधर के बाद हो गया, जैसे यहां पर है इधर के बाद एक पार्ट हो गया और के बाद दूसरा पार्ट हो गया, नीदर के बाद एक पार्ट हो गया, नॉर के बाद दूसरा पार्ट, बोथ के बाद एक हो गया, एंड के बाद दूसरा, उसी तरह नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो हर सेंटेंसेस में आपके दो डिफरेंट पार्ट्स हो रहे थे। अब दो डिफरेंट पार्ट्स होने का ये मतलब है कि आप अगर सेम कंजक्शन से जोड़ रहे हैं और सेम कंजक्शन में दो पार्ट बन रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि बोथ द पार्ट्स आर फॉलोड बाय सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाँ जी, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच और फंक्शन आप कह सकते हैं, या फिर मतलब जो भी सेंटेंस का भाग होता है। जैसे अगर यहाँ पे आपका सेंटेंस है इधर राम हैज डन दिस और श्याम, तब आप यहाँ पे श्याम पे खत्म नहीं कर सकते हैं, आपको तब करना होता है इधर राम हैज डन दिस और श्याम हैज डन दिस। आपको पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इधर के बाद पहले पार्ट में जो है हूबहू दूसरे पार्ट में भी वो होना चाहिए। यहाँ पे श्याम के बाद कुछ भी नहीं है, तो आप ये जो सेंटेंस है ये हमारा इनकरेक्ट है। इस सेंटेंस को हम दो तरीके से करेक्ट कर सकते थे। तरीका क्या होता है, इधर राम हैज डन दिस और
श्याम हैज डन दिस, ये हमारा एक तरीका हो जाता। दूसरा तरीका तो एक सिंपल सा हो जाता है जो होता ईदर राम और श्याम हैज डन दिस। आप थोड़ा बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर कीजिएगा, हम लोग फोकस करेंगे इसी चीज पे। इधर राम और श्याम, तो देखिए यहाँ पे इधर के बाद हमने किसका, नाउन का यूज किया है, और के भी बाद हमने नाउन का यूज किया। तो ये क्या है, ये जो दोनों पार्ट है ये परफेक्टली बैलेंस्ड है, और अब आपका जो सेंटेंस होगा ये वाला, ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। जैसे ये नॉट ओनली बट ऑल्सो की हेल्प से मैं एक और सेंटेंस से आपको एग्जाम्पल देता हूं कि मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाहता हूं। जैसे ही not only helps his mother, not only helps his mother by money, but also by other means, अब सेंटेंस को हमको जज करना है कि ये जो सेंटेंस है वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो देखिए जज करने का नंबर 1 तरीका, अब मैंने यहाँ पे क्या है, नॉट ओनली का यूज कर लिया, हमने पार्ट 1 स्टार्ट अब कर दिया है, लेकिन पार्ट 1 स्टार्ट करने के बाद इसके जस्ट बाद हमारा क्या है, वर्ब है। पार्ट 2 देखिए बट ऑल्सो, लेकिन उसके बाद क्या है, बाई है। तो इसका मतलब क्या है, जब सेम कंजक्शन के 2 पार्ट हैं और दोनों पार्ट अगर सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू नहीं हो रहा है, इसका मतलब सेंटेंस में एरर है। इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, हम इसको करेंगे कि ही हेल्प्स, क्योंकि देखिए यहाँ पे वर्ब एक ही जगह, तो हम वर्ब को इस कंजक्शन से बाहर निकाल देंगे। सबसे बेस्ट तरीका यही हो सकता है कि ही हेल्प्स हिज मदर नॉट ओनली बाय मनी बट ऑल्सो बाय अदर मीन्स। अब देखिए यहां पर क्या है, नॉट ओनली के साथ हमने एक पार्ट स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद हमारा प्रीपोजिशन बाई आया और उसके बाद हमने एक नाउन का यूज किया है। उसी तरह बट ऑल्सो आया, बट ऑल्सो के बाद फिर से एक प्रीपोजिशन बाई आया और हमने एक नाउन का यूज किया है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये वाला जो सेंटेंस था हमारा, ये जो सेकंड वाला, इसमें हमने दोनों पार्ट जो है नॉट ओनली बट ऑल्सो के परफेक्टली बैलेंस कर लिए हैं। तो ये जो हमारा सेंटेंस होगा ये एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, लेकिन ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है ये इनकरेक्ट है। तो आप ध्यान रखिएगा, इन सब के 2 पार्ट होते हैं और दोनों पार्ट में सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होने चाहिए। अब देखिए हमारे पास 2 आता है और बट आता है। 2 का मतलब होता है कि हालांकि, 2 का मतलब होता है हालांकि होता है, और बट का मतलब होता है लेकिन। अब देखिए इन दोनों को मैंने साथ में इसलिए रखा है क्योंकि इन दोनों का जो यूज होता है वो लगभग सेम सेंस में यूज होता है। सेम सेंस में यूज होता है कहने का मतलब ये है कि जैसे अब मान लीजिए हम लोग जनरली बट का यूज कहाँ करते हैं, बट का यूज करते हैं कि जब मान लीजिए हमारे सामने एक कोई भी थॉट रखा गया या फिर कोई भी हमारे साथ एक ओपिनियन रखा गया और हम उसको अपोज करना चाहते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तब हम वहां पे बट का यूज करते हैं। आप इसको जैसे आप देखिए, ही वर्कड हार्ड बट ही हैड वर्कड हार्ड, एक्चुअली होगा ही हैड वर्कड हार्ड बट ही डिड नॉट पास द एग्जाम, अब देखिए यहां पे है क्या, ही हैड वर्कड हार्ड। अब जब उसने बहुत मेहनत की तो ये एक्सपेक्टेशन हो रही थी कि वो पास कर जाएगा, अच्छे नंबर के साथ पास कर जाएगा, लेकिन अब ये बट मतलब लेकिन का मतलब क्या, अब हम यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग फीचर डाल रहे हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियन, यानी जो होना चाहिए था उसके अगेंस्ट में हुआ, तो इसीलिए हमने किसका, बट का यूज किया। उसी तरह एक और सेंटेंस अगर हम कर ले 2, इसी सेंटेंस को अगर हम 2 का यूज करके बनाते तो इसको हम ऐसे करते कि दो ही हैड वर्कड हार्ड, और 2 के साथ हम यूज करते हैं येट का, येट ही कुड नॉट पास द एग्जाम। हालांकि उसने मेहनत की थी, हालांकि उसने बहुत मेहनत की थी, लेकिन वह परीक्षा में पास ना कर सका। तो इस तरह से हम 2 और बट का यूज करते हैं। तो आप इसको सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि 2 और बट जो होते हैं दे आर यूज्ड टू सेट वन सेंटेंस अगेंस्ट अदर। हाँ जी, वन सेंटेंस
अगेंस्ट अदर बाय मीन्स ऑफ अपोजिशन, बाय मीन्स ऑफ अपोजिशन। हम दूसरा सेंटेंस सेट क्यों करना चाहते हैं? अपोज करने के लिए, पहले वाले को अपोज करना है हमें, और इसलिए हम दूसरे सेंटेंस का यूज करते हैं। किसका? दो और बट का यूज करके। बट अपने साथ कोई भी को रिलेटिव नहीं लेता है, हाँ बस यहाँ पे एक कॉमा लग जाता है। दो का हम यूज जब भी करते हैं, दो कहिए, दो या फिर ऑल दो, दोनों ही, दो या ऑल दो, दोनों का यूज करके आप ऐसे बना सकते हैं। एंड इट यूजेस को रिलेटिव, इनका को रिलेटिव है, को रिलेटिव कौन सा है? येट है। आप जो दूसरा पार्ट होता है वहां पे हम येट का यूज करते हैं। तो दो ही हैड वर्कड हार्ड येट ही कुड नॉट पास द एग्जाम, दो I was riding fast, yet I could not reach on time. I could not reach on time. कि मैं बहुत तेज गाड़ी चला तो रहा था लेकिन मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाया। हालांकि मैं बहुत तेज गाड़ी चला रहा था लेकिन मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाया। तो दो और बट ये हमेशा सेंटेंस को कॉन्ट्रास्ट करने के लिए, अपोजिट ओपिनियन देने के लिए यूज किए जाते हैं। बट के साथ कोई भी कोरिलेटिव नहीं लगता है, लेकिन दो के साथ कोरिलेटिव लगता है जो कि होता है येट। पार्ट बी ऑफ द सेंटेंस में इसको हम यूज करते हैं। अब इसके बाद है अदर। अदर का मतलब होता है कोई दूसरा, कोई दूसरा। अब देखिए ये कोई दूसरा होने के बावजूद, जैसे हम दो का जब भी बात करते हैं तो दो की जब भी बात होती है तो वहां पे हमारा आता है कंपैरिजन। कंपैरिजन आता है, तो कंपैरिजन आता है तो इसको आप सिंपली कह सकते हैं कि अदर को हमेशा हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते हैं तो हमको पता है कि कंपैरेटिव डिग्री में हम एक ही कंजक्शन का यूज करते हैं जिसका नाम है देन। किस कंजक्शन का यूज करते हैं? देन का यूज करते हैं। तो अदर अगर जब भी है, ये इसको हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में लिखते हैं, तो यानी अदर का जब भी यूज होगा तो ये हमेशा फॉलो होगा किसके साथ? देन के साथ होगा। जैसे देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे देन टू there is no other way than to face the consequence. face the consequence, ये भी कह लीजिए एक सही सेंटेंस है। मतलब किसी भी चीज के कॉन्सिक्वेंस यानी जो रिजल्ट्स होते हैं उनको फेस करने के अलावा हमारे पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं होता है। he had no other choice than to फाइट, यानी उसके पास लड़ने के अलावा दूसरा कोई भी चारा नहीं था, दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था। तो अदर को हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में यूज करना, और कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा कंजक्शन जो यूज होता है उसका नाम है देन का यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूज ऑफ दैट। अब देखिए दैट भी एक बहुत पॉपुलर आपका कंजक्शन है। हम लोग जब भी एप्लीकेशन वगैरह एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें वो एक लाइन होती है कि मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई वांट टू स्टेट दैट। तो दैट का यूज हम जनरली किस में करते हैं? दैट का यूज जो नंबर वन यूज होता है वो होता है जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टेटमेंट, जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टेटमेंट। जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टेटमेंट क्या होता है कि मतलब आप जैसे मान लीजिए कि आप कुछ कहने वाले होते हैं, तो मान लीजिए आपने सामने वाले की बातें समझी और फिर अब आप अपनी बात कहना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे कि आई एम गेटिंग व्हाट यू आर टेलिंग बट आई वांट टू टेल यू दैट, आई वांट टू, जैसे इसका सिंपल यूज होता है कि आई वांट टू टेल यू दैट, आई वांट टू टेल यू दैट। दैट का हिंदी क्या हुआ? दैट का हिंदी होता है की। ये जो हर सही वाला की होता है, इसका मतलब क्या होता है कि आप आगे कुछ बात कहना चाहते हैं, अपने बात का जस्टिफिकेशन या फिर उसमें कुछ और एड ऑन करना चाहते हैं, तो वहीं पर हम लोग दैट का यूज करते हैं। आई वांट टू टेल यू दैट, और फिर आप अपनी आगे की बात कहते हैं। मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई वांट टू से दैट, तो वहां पर भी दैट का। तो किसी भी चीज का जस्टिफिकेशन देना हो, उसमें कोई भी सेंटेंस एड ऑन करना हो, ठीक है ना, अपनी बात को कंटिन्यू करना चाहते हैं, टू कंटिन्यू द कन्वर्सेशन, टू आप कह सकते हैं कि कंटिन्यू द कन्वर्सेशन
हम लोग दैट का यूज करते हैं। दूसरा आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, हाँ जी, इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम दैट का यूज करते हैं। जैसे एक डायरेक्ट स्पीच है, ही सेड आई एम कमिंग होम, आई एम कमिंग होम, यानी उसने कहा वह घर आ रहा है। तो इसका अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो वहां पे होगा कि ही सेड दैट, ही सेड दैट ही वॉज कमिंग होम। तो जैसे ही हम इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को लिखते हैं, यहां से इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं, तो इसी इन्वर्टेड कॉमा के स्थान जगह पर हमको क्या करना होता है, दैट का यूज करना होता है। तो पहला तो हो गया किसी चीज का जस्टिफिकेशन देना या अपनी बात को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वहां पे दैट का यूज कर लिए। दूसरा यूज होता है कि आपको इनडायरेक्ट स्पीच, आपको जब भी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में आप कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर भी हमको दैट का यूज करना होता है। अब एक चीज जो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि दैट का यूज कहां नहीं करना है। जैसे मैंने बोला ना कि इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग दैट का यूज करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में भी सिर्फ असर्टिव सेंटेंसेस ही नहीं होते, आपके कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ साथ कुछ इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस कमांड होता है, रिक्वेस्ट होता है, तो इस तरह के भी सेंटेंसेस आपके होते हैं। तो इनमें भी आप दैट का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं फॉर एन एग्जांपल लिखूं, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यानी डायरेक्ट स्पीच में। तो इसका जब हम इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तब होगा ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम इज। और ये सेंटेंस क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, लेकिन इसमें हमने दैट का यूज नहीं किया। तो जब भी आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, इंपेरेटिव सेंटेंसेस हो, जैसे आप कहे कि माई बॉस said to me go and prepare the report, तो अब देखिए ये तो डायरेक्ट स्पीच में हो गया, लेकिन ये क्या है, एक तरह से ऑर्डर दिया गया है। ऑर्डर में भी क्या हो जाएगा कि माई बॉस ऑर्डर्ड मी टू गो and prepare the report। तो यहां पर भी हमें दैट का यूज नहीं करना होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो या इंपेरेटिव सेंटेंस हो, तो उसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हमको यूज नहीं करना है। नेक्स्ट, सच एज एंड सच दैट। सच एज का मतलब होता है, सच एज आपको एक तरह से कह सकते हैं कि सच एज डिनोट्स कैटेगरी डिनोट करता है, या फिर किसी का एग्जाम्पल देना होता है तो आप सच एज का यूज करते हैं। वहीं अगर सच दैट का बात किया जाए तो इट, आप कह सकते हैं, इट डिनोट्स डिग्री ऑफ समथिंग बाय मेंशनिंग इट्स कॉन्सिक्वेंस। आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का कोशिश कीजिए। क्या है कि जैसे सच एज कहना हो तो मैं बोलूंगा कि देयर आर मैनी ग्रेट क्रिकेटर्स इन इंडिया, और इसके बाद मैं एग्जाम्पल देना चाहूं सच एज सचिन तेंदुलकर, MS धोनी एंड विराट कोहली। देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि हम लोग कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सच है, उसके बाद मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली फॉर एग्जाम्पल का भी यूज करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल कभी यूज करते हैं, या फिर एक डिफिनेशन लिख देते हैं और उसके नीचे EX ऐसे EX करके और फिर कुछ एग्जाम्पल देते हैं और लास्ट में लगा देते हैं ETC। तो देखिए, जब भी आप फॉर एग्जाम्पल का यूज करें या फिर इस तरह से एग्जाम्पल का यूज करके ETC लगाते हैं, तो वहां पे होता है क्या है कि आप बहुत सारे एग्जाम्पल देना चाहते हैं और 3-4 देने के बाद एटसेट्रा लगा देते हैं कि मतलब ऐसे और भी हैं। लेकिन जब भी हम सच एज का यूज करके एग्जाम्पल देते हैं, तब यहाँ पे हमको अपने जो नंबर होता है उसको लिमिटेड रखना होता है। 2-3 मतलब जितना भी रखेंगे लिमिटेड रखेंगे, और इसके बाद हमको ETC लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम वहीं पे एंड लगा के अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया था कि देयर आर मेनी ग्रेट क्रिकेटर्स इन इंडिया सच एज सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, और फिर मैंने एंड लगा के एक और नाम लिखा और यहीं पे हमारा जो सेंटेंस है वो खत्म हो गया, स्टोरी खत्म हो गई। तो ये हमारा एक सच एज का यूज हुआ। दूसरा होता है ही प्लेड such an inning as the best batsman of our school। तो यहां पर हम एक कैटेगरी शो करने का कोशिश कर रहे हैं, विच इज द बेस्ट बैट्समैन ऑफ आवर स्कूल, और उसी को डिनोट करने के लिए हमने किसका सच एज का यूज किया है। बस सच और एज के बीच में थोड़ा सा 2 अलग अलग पार्ट डाल दिए हैं। अब सच दैट का अगर हम यूज देखें तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि डिग्री ऑफ समथिंग, मतलब कोई भी चीज करने से कितना प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है ना, वो चाहे वो किस हद तक हुआ है, उसके प्रभाव से उसका जो रिजल्ट होगा, कॉन्सिक्वेंस होगा, उसको मेंशन करके हम करते हैं। जैसे ही प्लेड सच एन इनिंग दैट द अपोनेंट टीम got defeated। तो उसने इस तरीके से खेला, ठीक है ना, जिसका रिजल्ट क्या निकल के आया, जिसका रिजल्ट ये निकल के आया कि हमारी जो अपोजिट टीम थी वो क्या हो गई, हार गई। तो सच एज का एग्जांपल देने के लिए या कैटेगरी डिनोट करने के लिए, और सच दैट का कोई कंडीशन बताने के लिए, या फिर कोई भी चीज कितनी हुई है उसके कॉन्सिक्वेंस से दिखाने के लिए, और यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने है। नेक्स्ट है बोथ, अनलेस एंड लेस्ट। बोथ का यूज तो हमने देख लिया, बोथ का मतलब होता है दोनों, और इसके साथ हम एंड का यूज करते हैं। हाँ, इसका मैं एक स्पेशल ये बता दूं कि जैसे हमने देखा है कभी कभी हम एज वेल एज का भी यूज करते हैं। तो जैसे अगर मैं लिखूं कि बोथ राम एज वेल एज श्याम Shyam is coming today। देखिए, बोथ यहाँ पे हमको सेंटेंस करेक्ट लग सकता है, क्यों? क्योंकि राम और श्याम दोनों घर आने वाले हैं, या फिर दोनों आज आने वाले हैं, लेकिन ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए, बोथ का मतलब दोनों होता है, और एज वेल एज का भी मतलब आगे और पीछे दोनों होता है। तो आप सेम वर्ड को, या फिर 2 ऐसे वर्ड जिनका मीनिंग सेम है, आप उनको डबल सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपको इसको कैसे करेक्ट करना होगा? ऐसे करना होगा कि बोथ राम एंड श्याम आर कमिंग टुडे करना चाहिए, आर कमिंग टुडे। या फिर आप कर सकते हैं राम एज वेल एज श्याम इज कमिंग टुडे। आप या तो सेंटेंस में से बोथ को खत्म कर दीजिए, या तो सेंटेंस में से एज वेल एज को खत्म कर दीजिए। दोनों ही कंडीशन में आपके जो सेंटेंसेस होंगे वो क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। बट ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है, जब दोनों आपने यूज किया वो इनकरेक्ट है। तो बोथ के साथ हमेशा एंड कोरिलेटिव एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट होता है, और एज वेल एज बोथ के साथ कभी भी हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। अनलेस, देखिए अनलेस का मीनिंग होता है इफ नॉट, अगर नहीं तो, अगर नहीं, और लेस्ट का मतलब होता है नहीं तो। जैसे इनके मैं यूजेस आपको दिखाऊं, अनलेस का, अनलेस मतलब इफ नॉट, अगर नहीं। आई विल नॉट go out unless the rain stops, unless the rain stops। ये सेंटेंस हो गया।
कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा जब तक बारिश रुक नहीं जाती। लेकिन अगर यहां पे आप ऐसे कर देते सेंटेंस को कि आई विल नॉट गो आउट unless the rain does not stop, तो यहां पे क्या होगा, आपका सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप इस पार्ट, ये जो पार्ट है सेंटेंस का, इस पे फोकस कीजिए। क्या है यहाँ पे, अनलेस का मतलब इफ नॉट ऑलरेडी है, अगर नहीं, और इफ नॉट के साथ हम यहाँ पे दोबारा से निगेटिव यूज कर रहे हैं। आपको याद है पिछले कुछ क्लासेस में आपने जब ज्वाइन किया था तो वहाँ पे हम एक ऐसे पॉइंट पर आए थे जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि हम एक सेंटेंस में, मतलब एक सेंटेंस के एक ही पार्ट में दो निगेटिव वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अनलेस द रेन डज नॉट स्टॉप आपका क्या है, इनकरेक्ट है। आपको सिर्फ करना था अनलेस द रेन स्टॉप्स, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब मैं बाहर नहीं जाऊंगा जब तक बारिश रुक नहीं जाती। I will not sleep unless I complete my homework. तो मैं तब तक नहीं सोऊंगा जब तक मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर न लूं। तो ये अनलेस का मतलब क्या हुआ, इफ नॉट या फिर जब तक। अब देखिए यहां पर लेस्ट का मतलब क्या है, लेस्ट का मतलब होता है नहीं तो, लेस्ट का मतलब होता है नहीं तो, और इसके साथ हमेशा हम शुड का यूज करते हैं। कैसे इसका यूज किया जाता है सेंटेंस में, चलिए आइए देखते हैं। वॉक स्टीडीली लेस्ट यू शुड फॉल। मीनिंग क्या होगा सेंटेंस का, ठीक से चलो, वॉक स्टडीली, ठीक से चलो, नहीं तो या फिर वरना तुम गिर जाओगे। उसी तरह वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, यानी कड़ी मेहनत करो वरना तुम फेल हो जाओगे। तो ये सब क्या है, आपका लेस्ट जो है ये भी आपका एक निगेटिव वर्ड है, और इसके साथ आपको फिर से नॉट का यूज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन लेस्ट हमेशा अपने साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेता है, लेस्ट के बाद जो भी पार्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा उसमें हमेशा शुड का यूज होता है। तो उम्मीद है कि ये आपके तीनों, बोथ, अनलेस और लेस्ट, तीनों का यूजेज आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है आपका सपोज। सपोज का मतलब होता है माना कि। सपोज देयर आर टू चेयर्स इन द रूम, देखिए हम सभी ने बचपन में जब शुरू में हम अलजेब्रा सीखते हैं, और अलजेब्रा के बाद जैसे ही हम इक्वेशन बनाना सीखते हैं तो उस समय जब भी हमको कोई भी सवाल मिलता है तो हम तुरंत उठ के उसी पे चला जाते हैं और तुरंत शुरू करते हैं माना कि, सपोज, और उसके बाद से अपने जो सेंटेंस होता है सपोज लेट द नंबर बी एक्स। तो इस तरह से करके माना की संख्या x है, तो इस तरह से करके जब भी हम बनाते हैं तो हमको एक चीज गौर करनी होगी, सपोज आपको क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन सोचनी होती है या फिर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचनी होती है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, बस आपको मान लेना होता है। तो उसके लिए हमेशा हम किसका यूज करते हैं, सपोज का यूज करते हैं। तो सपोज देयर आर टू चेयर्स इन द रूम, माना कि कमरे के अंदर दो कुर्सियां हैं। वास्तव में है कि नहीं, वास्तव में वहां पे वो है नहीं, बस मान लेना है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है। तो ये सपोज हो गया। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, आप सेंटेंसेस में देखते होंगे कि कुछ लोग ऐसे यूज करते हैं इसे, सपोज इफ देयर आर टू चेयर्स इन द रूम, सपोज देयर आर टू चेयर्स इन द रूम। देखिए सपोज का मतलब हो ही जाता है माना कि कमरे में दो कुर्सियां हैं, तो यहां पे हमको एक्स्ट्रा इफ या फिर एक्स्ट्रा कोई भी वर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे इफ का यूज नहीं करेंगे। तो सपोज के बाद कभी भी इफ का यूज नहीं किया जाता है। सपोज क्या है, अपने आप में कंप्लीट है। तो इससे हम जब भी एक हाइपोथेटिकल सेंटेंस बनाना होगा तो सपोज का यूज करके हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एज इफ। एज इफ
एज इफ आप कह सकते हैं कि इस तरह के वर्ड का, इस तरह के कंजक्शन का हम यूज करते हैं ऐसे जैसे। इसका मतलब होता है ऐसे जैसे। अब एक सेंटेंस में इसको यूज करके हम दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप इसको ऐसे समझिए कि अभी कोई घटना हो रही है, और अभी ये घटना इसलिए हो रही है क्योंकि पास्ट में कुछ घटना हुई है। जैसे ही केम आउट शाउटिंग एज इफ he had seen a ghost। अब देखिए ये जो ही केम आउट शाउटिंग, ये क्या है, एक तरह से इसका जस्टिफिकेशन है, लेकिन वो इस तरह से हम उसके तरीके को बता रहे हैं। और यही जो तरीका होता है इसको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एज इफ का यूज करते हैं कि ही केम आउट शाउटिंग एज इफ ही हैड सीन अ घोस्ट, यानी वो इस तरह से बाहर चिल्लाते हुए आया जैसे उसने, ऐसे जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। He works hard as if he will complete the book in one day। यानी वो इतनी मेहनत कर रहा है जैसे वो एक ही दिन में पूरी की पूरी क्या कर जाए, किताब खत्म कर जाए। तो इस तरह से जब भी हमको किसी चीज के करने का तरीका बताना होता है, कब, जब हमारी जो पहला फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो डायरेक्ट डिपेंडेंट नहीं है, बट हमको वैसा लगता है कि ये मतलब ये जो अभी जो घटना हो रही है वो किसी और चीज का क्या है, रिजल्ट है। जैसे वो बाहर चिल्लाते हुए आया, ये किस चीज का रिजल्ट है, ऐसे जैसे उसने भूत देख लिया। उसने सही में भूत नहीं देखा है, लेकिन हम क्या, ये भी एक तरह से आप कह सकते हैं हाइपोथेटिकल एजम्पशन है कि ये हुआ होगा, इसी कारण अभी ये हो रहा है। ही विल कंप्लीट द बुक इन वन डे, यानी उसके दिमाग में होगा कि मुझे एक दिन में किताब खत्म कर देना, और इसीलिए वो अभी इतनी मेहनत कर रहा है। तो ये जो हाइपोथेटिकल कंडीशन हमारे दिमाग में चल रही है, इसी के कारण ये जो डिपेंडेंट, ये जो हमारे काम हो रहा है वो डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, एज इफ, ऐसे जैसे। आज धूप ऐसे, आज इतनी गर्मी हो रही है जैसे मई का महीना हो। इट इज सो हॉट एज इफ इट इज कह दीजिए जुलाई। आज इतनी गर्मी, इट इज सो हॉट टुडे एज इफ इट इज जुलाई। आज इतनी गर्मी पड़ रही है जैसे जुलाई। जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है कि मार्च अप्रैल के भी महीने में कभी कभी इतनी गर्मी पड़ जाती है कि लगता है कि जून जुलाई का महीना पहले ही आ गया है। तो ये उसी कंडीशन को दिखाने के लिए, तो मतलब हाइपोथेटिकल कंडीशन है, हम एज्यूम करते हैं, लेकिन एज्यूम करने के साथ साथ हम ये सोचते हैं कि ये कंडीशन हुआ होगा, इसी कारण ये जो घटना है वो अभी घटित हो रही है। तो उसी जगह पे हम एज इफ का यूज करते हैं। एक जो बात आपको एज इफ, चलिए इसके बाद हमारा कंप्लीट हो गया है। सारे हमने जितने भी इंपॉर्टेंट कंजक्शंस थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट अगर कुछ बचा है कंजक्शन में तो मैं उसको आगे की आने वाली वीडियोस में कवर कर लूँगा। इसी के साथ साथ हमारी एक एक्सरसाइज वीडियो भी बहुत जल्द आप सभी के सामने आएगी। तो अगर आप यहाँ तक बने रहें तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं, एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इन ऑर्डर टू कीप गेटिंग सच वैल्यूएबल कंटेंट। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।